प्रोग्राम चर्चाएं खास देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं उत्तम हिंदू टीवी। आपके साथ मैं हूं रचना सेवक और अपने इस प्रोग्राम में हम अपने राज्य, देश, विदेश से जुड़े हुए कुछ अहम मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं, बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं। और चर्चा के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के मुख्य संपादक इरविन खन्ना जी। तो सबसे पहले तो सर का बहुत बहुत स्वागत। और आज बात प्रोग्राम चर्चाएं खास की शुरुआत नागरिकता संशोधन कानून के साथ। सर, मोदी सरकार ने एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत इस सप्ताह नागरिकता संशोधन कानून 2019 यानी CAA लागू कर दिया है। तो केंद्र सरकार के इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं, क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, एक तो पहले कि नागरिकता संशोधन जो अधिनियम कानून बना है जी। इसको पहले मनमोहन सिंह सरकार ने भी इस संशोधन किया है, अटल बिहारी सरकार ने किया है, राजीव गांधी की, और इस सारे संशोधन होता है क्योंकि हमारा जो कानून है 1955 का कानून है जो नागरिकता का परिभाषित करता है। तो ये सब सरकारों ने किया। अब जो विपक्ष वर्तमान जो कर रहा है तो वो इसलिए कर रहा है कि 3 देश और 3 देशों में 6 जातियां जो हिंदू धर्म, हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन, पारसी, इनको ईसाई, इनको लिया। तो इसकी हमें पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। देखिए, 1947 में भारत का विभाजन हुआ। तो विभाजन के समय आप लगाएं कि करोड़ों लोग इधर से उधर गए, उधर से इधर आए, और इनके बीच लाखों कत्ल हो गए और लाखों लड़कियों और महिलाओं के साथ बलात्कार और बेइज्जत हुए। तो वो जो 47 और 50 का जो एक दौर था जो विभाजन के समय का, दोनों सरकारों, इधर हिंदुस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सरकार ने कहा कि अपने जो अल्पमत समुदाय है उनके अंदर जो भय बना हुआ है उसको कैसे दूर किया जाए। तो 1950 में नेहरू और लियाकत अली उनके थे, तो ये एक समझौता हुआ दोनों सरकारों में। उसमें ये कहा गया कि अल्पसंख्यकों का धर्मांतरण जबरदस्ती नहीं होगा और उनके जान और माल की सुरक्षा दोनों सरकारें अपने अपने स्तर पर करेंगी। उसके बाद भारत तो उस सिद्धांत पे चलता रहा, लियाकत अली जी की हत्या हो गई वहाँ पे, और उसके बाद पाकिस्तान इस्लामिक देश बन गया। उस समय जो अल्पसंख्यक की स्थिति थी 22 से 23% की, आज 2% रहेगी। इसी तरह स्थिति अफगानिस्तान की है, इसी तरह स्थिति बांग्लादेश की है। बांग्लादेश में भी 22-23 से आज 9-10 के बीच में आ गई। तो वहाँ की जो परिस्थितियों को देखते हुए ये जो मोदी सरकार ने ये संशोधन किया, जो 2019 में बना लागू अब अधिनियम अब ये हुआ इसका, क्योंकि उस समय भ्रम भ्रांति आ गई कि ये मुसलमानों की नागरिकता भारतीयों की छीन लेगा, लेकिन ये कानून नागरिकता देने वाला है, और वो भी उन लोगों को जो 2014 से पहले भारत में बैठे हैं। जलंधर में कितने सैकड़े फैमिली जलंधर में बैठी हैं जो स्पोर्ट्स सियालकोट से आई इधर बैठी हैं। इसी तरह अफगानिस्तान से सिख शरणार्थी दिल्ली में बैठे हैं और कई जगहों पे बैठे हैं ना जो शरणार्थी। तो एक ये पिछले 10-20 साल से भी पुराने बैठे हैं, उनको ये नागरिकता दिया। तो जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि विपक्ष द्वारा कि वहां से और लोग आ जाएंगे बाहर से लोग, और उसी कारण आज अमेरिका भी इसमें भारत के इस अंदरूनी मामले में दखल देना है। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है विपक्ष इस तरह सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना। अच्छा, ये जो बात कर रहे हैं कि हाँ समान नागरिकता अधिकार, जो मूल 1955 का नागरिक है उसको तो उन्होंने बदला नहीं, सिर्फ 3 देशों के लिए और विशेष समुदाय के, क्योंकि वो तीनों इस्लामिक देश हैं। तो बहुमत समाज को कैसे आप नागरिकता, उन्होंने तो धर्म के नाम पे विभाजन कराया, तो उनको आप कैसे नागरिकता दे सकते हो? तो ये चीज समझ, जब ये नागरिक बन जाएंगे, जो शरणार्थी जो आज इनको तो राहत मिलेगी क्योंकि इनके बच्चे आगे जनरेशन बड़े हैं, उनको ना नौकरी है, ना घर, ना कुछ भी कर सकते। तो उनको एक बड़ा राहत भरा कदम है। तो उसके लिए भी अगर विपक्ष सिर्फ वोट की राजनीति लेकर करेगा तो ये मैं समझता हूँ कि गलत है। और उसके बाद भी मोदी सरकार ने 20 डॉक्यूमेंटेशन रखे हैं कि इनकी ये पूर्ति करेगी और स्थानीय स्तर पर कमेटी बनेगी, उनको पास करेगी, मान्यता देगी, तभी आगे बनेगा। तो उस एक बदलाव और है कि जो पहले 11 साल के करीब था रहने का, अब उन्होंने शायद उसको कम कर दिया है, तो आप अप्लाई आप कर सकते हैं। तो ये एक बुनियादी बदलाव आया है। कोई इसमें ये नहीं है कि हमने कुछ सारी दुनिया के लिए दरवाजे खोल दिए। ये भारत का हिस्सा रहे हैं, इनके साथ हमारा संबंध
खून का भी रहा है, डीएनए भी हमारा सेम है, जो उधर से सिख हिंदू मुस्लिम साथ आ रहे हैं। तो ये अच्छा, जो इस्लाम मुस्लिम भी है उनको भी जो नेचुरल वे में से आना चाहता है उसको मना ये नहीं है, वो भी अप्लाई कर सकता है नॉर्मल वे में, जैसे दूसरे करते हैं, कोई दूसरी कंट्री का नागरिक कर सकता है, तो वो भी पाकिस्तान का मुस्लिम है तो वो भी कर सकता है, उसको मना नहीं है। तो ये चीज़ भ्रम और भ्रांतियां ना फैलाएं, तो यही मैं समझता हूँ कि ये एक राहत भरा शरणार्थियों के लिए, और एक जो पुराना एक हमारा रिश्ता है उसको देखते हुए उनको एक राहत, क्योंकि वो जाएंगे कहाँ? बिल्कुल। विश्व भर में अगर हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई जो भारतीय मूल के हैं उनको कौन संभालने वाला दुनिया में? उनके कहीं भी, ये तो पाकिस्तान बांग्लादेश के दुनिया में कहीं भी उनको कष्ट हो तो उनकी पहली निगाह भारत की तरफ होती है। तो ये भावना उनकी भी समझनी चाहिए, अपने अंदर की स्थिति को भी समझ देखते हुए ये मैं समझता हूँ कि ये एक स्वागत जो कदम है सरकार का। इसका जो विरोध है वो केवल विरोध के लिए विरोध किया जा रहा है, जो कि भारत के हित में नहीं है। सर, विपक्ष तो कनाडा और ब्रिटेन तक की उदाहरण दे रहा है कि कनाडा को नहीं देखा है, ब्रिटेन को नहीं देखा है कि वहां पे उन्होंने दरवाजे खोले हैं तो क्या हाल हुआ है। नहीं, ऐसे है ना, जो भारतीय मूल के हैं, जब कहीं अगर ऑस्ट्रेलिया में पीछे कोई आए, जब रिपोर्ट करते हैं तो भारत भेजते हैं ना। बिल्कुल। कोई भी भारतीय मूल का जो है तो उसको सीधा भारत भेजते, कहीं अमेरिका तो नहीं भेजते। बिल्कुल। या दूसरी कंट्री तो नहीं कहती कि हमें भेज दो, चाहे भारतीय मुल्क का ईसाई भी, उसको भी इंग्लैंड, अमेरिका जो कोई भी देने को तैयार नहीं था, वो भारत के मुंह पे देखते हैं दूसरे। तो इस चीज को समझना चाहिए कि ये भारतीय मूल के हैं, उन्हीं को हम ले रहे हैं, कोई दूसरे किसी को नहीं दे रहे। और इनका हमारा डीएनए एक है, दुख सुख साथ रही है हमारे अतीत में, तो वो हमारी सभ्यता संस्कृति सारी मिलती है। तो उसको परेशानी वाली कौन सी बात है? ये जो राजनीति करने के लिए सिर्फ आप करो तो ये ठीक बात नहीं जी। और प्रोग्राम चर्चाएं खास में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हरियाणा की। सर, हरियाणा में भाजपा और जजपा का गठबंधन जो है वो टूट गया है। मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफा देने के बाद नायब सिंह सैनी को वहां पर मुख्यमंत्री बना दिया गया है। अब ये जो भाजपा ने नया राजनीतिक प्रयोग किया है, ये आने वाले लोकसभा चुनावों में और हरियाणा विधानसभा चुनावों में क्या प्रभाव डालेगा? क्या लगता है कि क्या असर पड़ने वाला है? ये एक बड़ा रोचक घटनाक्रम है। मुझे याद आ रहा है कि अनुपम खेर का एक टीवी शो आता था, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये इस घटनाक्रम को हरियाणा को लेकर मुझे वो याद आता है, कुछ भी हो सकता है। एक दिन पहले प्रधानमंत्री वहाँ पे गुड़गांव जाके मनोहर खट्टर जी के साथ अपने अतीत के बिताए दिनों की याद कर रहे हैं। मनोहर खट्टर जी के नेतृत्व में हरियाणा के विकास की बात कर रहे हैं, और अगले दिन उनसे कहा जा रहा है कि आप त्याग पत्र दे दो। और उसी शाम नायब सिंह सैनी जी को, वो एक कार्यकर्ता के संगठन के रूप में रहे, पर एकदम अचानक उनके परिवार ने कहा कि हमें टीवी से पता चला कि वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कितनी जल्दबाजी में सारा कुछ हुआ। आपने ये बात कही कि ठीक है, ये राजनीति के जातीय संतुलन बनाने के लिए, क्योंकि वहाँ के हरियाणा की जो राजनीति है ना वो जाट केंद्रित है। तो इन्होंने गैर जाट को, पहले भी उन्होंने खट्टर जी गैर जाट थे, तो ये भी एक ओबीसी है, तो ये सारी उस हिसाब से तो है। लेकिन एक राजनीतिक जो घटनाक्रम है, इससे पहले राजस्थान में भी भाजपा ने किया, मध्य प्रदेश में भी किया। अगर 60 साल पीछे मैं ले जाना चाहता हूँ, संयुक्त पंजाब था उस समय, जो जैसे नायब सिंह सैनी जी बने हैं ना, उस समय कामरेड रामकृष्ण जी का नाम इस तरह आया था कि सरदार प्रताप सिंह कैरों के बाद अगला जो कांग्रेस की राजनीति में जो पंजाब में उस समय था, तो वो सरदार दरबार सिंह का था। तो वो ये कामरेड रामकृष्ण जी गए दरबार सिंह के फेवर में, लाल बहादुर शास्त्री जी केंद्र में थे उस समय प्रधानमंत्री, तो उन्होंने उनके बजाय उनको ही बना दिया, आप भी बैठो, आप भी तुम विधायक हो, आप बन जाओ। तो ये घटनाक्रम पहले भी ऐसे होते रहे, कोई राजनीति में ये किसी समय कब हो जाए कोई पता नहीं। तो बाल गंगाधर तिलक ने राजनीति को लेकर कहा हुआ है कि राजनीति साधुओं का खेल नहीं है। साधु नहीं यहाँ पे बैठे, यहाँ पे अपना हित देखना सबने। बाकी दूसरी बात जो मैं महसूस करता हूँ कि जो जजपा का गठबंधन टूटने का है, देखो जजपा ने विशेष रूप से दुष्यंत चौटाला ने किसान आंदोलन के समय गठबंधन धर्म का पालन किया, नहीं तो वो जाट सारे किसान कृषि से जुड़े, उनकी राजनीति उसी से है। लेकिन उस दुष्यंत चौटाला विशेष रूप से अपनी भूमिका निभाते हुए गठबंधन धर्म, अब इस समय में चुनाव को उनके लिए तो एक अग्नि परीक्षा आ गई। दूसरी बात यह है कि जो भाजपा के साथ दूसरे दल है, उनके मन में भी एक भय पैदा हो गया कि ये किसी समय भी झटका किसी को भी लग सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि भाजपा को ऐसी अपनी साख नहीं बनानी चाहिए। ये एक
सकारात्मक पहलू मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों भाजपा और जसपा ने एक दूसरे के विरुद्ध बोल बानी को वाक युद्ध नहीं छेड़ा, जैसे कि अकाली दल बादल है। और वही आज मैं समझता हूँ अकाली दल बादल के लिए एक समस्या बना होगी, गठबंधन की समस्या आ रही है, वाक बानी। तो समझता हूँ कि राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब को देखते हुए संतुलन बनाने के लिए चुनावों के बाद फिर दोबारा विधानसभा समय फिर इकट्ठे भी हो सकते हैं। पर इस समय जो समझता हूँ कि उन्होंने जो भाजपा का लक्ष्य अपनी जो जाति है संतुलन बनाने के लिए किया है, तो ठीक है, राजनीति में ऐसे झटके चलते हैं, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। जी, आगे बढ़ेंगे और प्रोग्राम में बातचीत करेंगे पकड़ी गई नकली दवाओं की। सर, हाल ही में गाजियाबाद और दिल्ली में करोड़ों रुपए की नकली दवाएं जो हैं वो बरामद की गई हैं। तो ये नापाक और जानलेवा धंधा देश के कई राज्यों में चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये इतना खतरनाक धंधा इंसानी जान के लिए और कितना खतरनाक साबित हो सकता है, क्या प्रभाव पड़ सकता है इसका? गाजियाबाद में जब पीछे अतीत में जाए तो करोड़ के करीब वहां से मिले थे। इस समय जो सामग्री पकड़ी गई है नकली दवाओं और शीशियां जो सारी, वो 2.25 करोड़ के दिल्ली और दिल्ली राजधानी है। और वो भी कैंसर के मरीजों की उन्होंने 150 रुपए का टीका लेके खाली बोतलों में वो कैंसर बनाकर लाख लाख रुपए में बेचते रहे। और ये जो सारा काम होगा, ये आप ऐसे नहीं ले सकते कि 2 आदमियों ने या 7 आदमी पकड़ेंगे, इन 7 में ये एक बड़ा बड़ा गैंग माफिया टाइप बना होगा, जिसमें अस्पताल से लेके बनाने वाले बेचने वाले सब बीच में शामिल हो गए। और इसका मुख्य कारण यही है कि जो हमारी निगरानी है, हम जो ड्रग इंस्पेक्टर है या दूसरे, वो हमारी संख्या बहुत कम है, जो दवाइयों की दुकान विक्रेता है वो ज्यादा है। एक तो पहले ये है, दूसरी ये है कि जो पहले ऐसे केस हुए उनमें जो सजा जमानत बड़ी जल्दी होती है, क्योंकि हम उसको सिर्फ नकली दवाइयां दो। लेकिन ये जो बात आपने कही कि जान से खेलें, ये इनको सजा मिलनी चाहिए हत्या के रूप में, क्योंकि ये एक मरीज की भावनाओं से भी है और उसके भविष्य से भी है, उसके शरीर से भी खिलवाड़ हो रहा है। तो इसको हत्या के, और ये उस जब तक ये सख्ती नहीं आएगी तब तक ये नहीं। देखिए, अगर आप पीछे जाएं तो विदेशों में भी जो कफ सिरप गया था भारत से, वहाँ भी बच्चों की मौत हुई। तो उनको यूएनओ ने और हेल्थ WHO ने लाखों करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया इन पे। तो ये देश की साख भी खराब हुई। बद्दी में पीछे सैंपल नकली दवाओं सैंपल फेल हुए, नकली दवाएं तो नहीं थी, दवाओं के सैंपल फेल हो गए। तो ये चीजें निगरानी और सरकार और समाज और मैं विशेष रूप से जो डॉक्टरों की भूमिका है उनको पता चल जाता है। मेरे हिसाब से होना चाहिए कि जो ये नकली विक्रेता आ रहा है, ये जिसकी दवाई वो जो जिस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं वहाँ के जो डॉक्टर स्तर के अगर नहीं है तो ये उनकी जिम्मेवारी है कि उनकी जो खाली, क्योंकि शुरू कहाँ से होकर खाली बोतलें जो थी उनको वो आगे भेजता था, वही रीफिल होकर आगे आ जाए। तो इसका मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है हॉस्पिटल की, उसकी भी कहीं ना कहीं जिम्मेवारी है। उन्होंने अपनी निगरानी में उनको डिस्ट्रॉय नहीं कराया, जबकि उनकी बनती थी कोई इतनी इसका मिसयूज होता है। और वैसे भी जो सिरिंजेस दूसरी हैं वो एक सरकार की तरफ देश है कि अपनी निगरानी में इनको खत्म करवाने ताकि उनसे आगे इन्फेक्शन ना बढ़े। तो ये मैं समझता हूँ कि समाज और सरकार और जो मेडिकल संगठन है, चाहे डॉक्टरों के हैं चाहे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, उन सबको मिलकर इस पे सतर्क होकर काम करना चाहिए, नहीं कि उनका अपना नाम खराब होगा, उनका अपने साख जाएगी। तो ये एक बड़ी समस्या वाली बात है और सरकार को भी सतर्क होगा और सख्ती से एक कानून लागू होना चाहिए। छोटे जैसे अब मामूली कानून के अंदर उनकी जमानत मिल जाए ना, वो हत्या करो, जो ये हत्या ही है, एक तरह से कत्ल करना है एक मरीज के, उसकी भावना से खिलवाड़ तो हो ही रहा है, परिवार से हो रहा है। तो ये एक बड़ा गंभीर जुर्म है और इसको उस हिसाब से डील किया जाना चाहिए और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मेरा ये बात। आगे प्रोग्राम चर्चा खास में चर्चा एक देश एक चुनाव की। सर, देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है, जिसमें ये बात कही गई है कि 47 में से 32 राजनीतिक दलों ने एक देश एक चुनाव को सहमति दे दी है। तो आपको क्या लगता है कि एक देश एक चुनाव देश के लिए कितना लाभकारी है और आने वाले समय में इस बात का क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, ये सैद्धांतिक रूप से तो बात ठीक है और इसको अमल करना मुश्किल है अभी। अगर आप अतीत में जाएं तो ये 1952 में हमारा सबसे पहले लोकसभा चुनाव हुए थे। 1970 तक ये लोकसभा और राज्यसभा साथ साथ विधानसभा के
चलते, राज्यों के विधानसभा के साथ चलते रहे। ये 67-68 में कांग्रेस के भीतर ही नेतृत्व को लेकर एक झगड़ा शुरू हुआ। इंदिरा गांधी जब उभार नेतृत्व में आए, संभाला उन्होंने, तो उस समय जब वो राज्य की विधानसभा को भंग किया गया, उन्होंने जब इलेक्शन जीता, चुनाव जीता, तो उसके में जो उनके विरोधी कांग्रेस की राज्यों में विधानसभा थी, उन्होंने उनको भंग कर दिया। तब से ये लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग है, वो आज तक चलते जा रहे हैं। और उसका हाल क्या है कि हर समय 5 के 5 साल हमारे चुनावी दौर में निकलते हैं। इस रिपोर्ट में कोविड की जो अध्यक्षता वाली समिति है, उन्होंने जो रिपोर्ट दी है, उसमें यही बात कही है कि इससे हमारी विकास गति रुकती है, एक अनिश्चितता का दौर बना रहता है, शासन में जो स्थायी तत्व नहीं आता, शासन को भी लगता है कि आगे सरकार किसने आने किसने जाने, तो वो एक बात। तो ये एक सिद्धांतिक रूप से जो बात है वो ठीक है। उन्होंने ये भी बताया कि लोकसभा के चुनाव के 2.5 साल बाद चुनाव अगर कोई टूटती है तो 2.5 साल का पीरियड रखा जाए, या इसी तरह विधानसभा का, और 100 दिन के बाद स्थानीय नगर निगमों का भी रखा जाए। ये सारी बातें ठीक है, इसमें खर्चा भी कम आएगा, एक लोगों का ध्यान भी एक चुनावों से हटकर अपने काम में जाएगा, और सरकार का भी इसी तरह होगा। ये सारी बातें ठीक है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा। उस संशोधन में राज्यों की भी जरूरत पड़ेगी। तो कौन से राज्य कितने जो विपक्षी दल हैं करते हैं नहीं करते, ये सारी बातें, ये 2024 की मैं समझता 2024 के चुनाव परिणाम और उसके बाद 2027 में आने वाले जो विधानसभा के आएंगे, इन दोनों के चुनाव परिणामों के बाद ये स्थिति बनेगी। इसको अमल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और ये अगर अमल कर होगा तो 2029 से पहले कभी नहीं हो सकता। 2029 के चुनाव जो लोकसभा के आएंगे, उस समय आप इसको अगले 5 सालों में ये सारा प्रोसेस निकलेगा, उसमें आप इसका निर्णय ले सकते हैं कि 2029 में लोकसभा के साथ जैसे 2-2.5 साल की किसी की टर्म विधानसभा की रहेगी, उसको भंग करें, पर वो तभी होगा जब संशोधन होगा। तो जब संशोधन नहीं हो तो नहीं हो सकेगा। तो ये बहुत कुछ निर्भर करेगा 2024 और 2027 के विधानसभा चुनाव और 2024 की जो होने जा रहे हैं और लोकसभा चुनाव। हाँ। इसके बाद इसका रहेगा। सिद्धांतिक रूप से ये स्वागत होगा, और हमारा अगर 52 से लेकर 60 तक चलता ही रहा तो इसमें नई बात तो होनी नहीं। और जिस समिति ने जो दूसरे 6 देश उन्होंने देखे भी हैं जहाँ पे होते हैं, उनको सुबह लेके उन्होंने बताया कि हाँ उनका लाभ क्या है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि देश हित में और लोकतांत्रिक व्यू पॉइंट से अच्छी कदम है। इस पर इम्प्लीमेंट हो जाए, इस पर अमल करना मुश्किल होना चाहिए सबको सहमति के साथ। जैसे 32 दलों ने किया और 15 विरोध कर रहे हैं, तो ये स्थिति बदल भी सकती है। जब 24 और 27 के चुनाव में कौन सी पार्टी कितने राज्यों में आ जाती है, अगर राज्यों में भाजपा ज्यादा आ जाती है तो फिर अमेंडमेंट हो जाएगा, तो लागू भी हो जाएगा, लोकहित में ही रहेगा। हाँ, सर। हाँ, लोकहित में ऐसे ही। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम चर्चाएं खास। प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक लिए मुझे, रचना को और सर को दे दीजिए इजाजत। नमस्कार।